नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के लिए बिहार हमेशा एक राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। बड़े बड़े आंदोलनों ने यहां पर जन्म लिया है, बड़े बड़े गठबंधन के सूत्र यहां पर तैयार किए गए हैं। इस बार भी एक बिहार फॉर्मूला बनाया गया है, पर क्या 2019 में जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई वो 2024 में नीतीश कुमार कर पाएंगे? हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाएं। और समझते इतिहास बदल रहा है। द्वारे द्वारे नगरी नगरी नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अलख जगाने के लिए देशाटन पर थे। बीते कुछ महीनों में मोदी विरोधी सियासत के क्षत्रपों से मिले, बातें हुई, मुलाकातें हुई, एजेंडे बने, एजेंडे सुझाए गए। अब तय हुआ है कि 23 जून को इन सभी कवायदों की शक्ति आंकी जाएगी। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। विपक्ष के सब लोग हैं तो हम भी हैं। तो विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है, एक अनार है, 100 बीमार है, समझे ना। और सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व कौन करेगा? दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की जो मुहिम है वो अब रंग ला रही है। सियासत में समर्थन पर दांवपेच होते हैं, लेकिन विरोध की बात हो तो सत्ता के संघर्ष में एक साथ आते हुए दिखते देर नहीं लगती। राहुल, खड़गे, ममता, पवार, अखिलेश, उद्धव, येचुरी, डी राजा, केजरीवाल, हेमंत सोरेन सब इस बात पर सहमत हैं कि मोदी को रोकना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। लेकिन कैसे? क्या सब अपने अपने मनभेद भुलाकर साथ आएंगे? बस इसी पर मंथन होना है। अंकनाद तो हो ही चुका है 2024 में भाजपा के जाने का। ये उस बात को यकीन में बदलेगा और भाजपा भी छटपटाहट में है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। विपक्षी एकता का गणित नीतीश ने लगा लिया है। हाल ही में वो जिनसे मिले या मिलेंगे उसके पीछे की एक चुनावी तिकड़म की तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, झारखंड में 14, बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, ओडिशा में 21, यूपी में 80 और दिल्ली में 7 सीटें हैं। यानी अब तक नीतीश ने जिन नेताओं से मुलाकात की है या करने वाले हैं, वहां लोकसभा की कुल सीटें 212 होती हैं। इन सीटों में अगर दक्षिण के राज्यों की सीटें भी जोड़ ली जाएं, तो देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में आधी से अधिक विपक्षी नेताओं के प्रभाव वाले राज्य हैं। नीतीश को और दूसरे विपक्षी नेताओं को लगता है कि अगर इन सभी राज्यों में साथ की बात बन गई तो 2024 में देश की सियासत की तस्वीर बदली भी जा सकती है। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। हम समझते हैं विपक्षी एकता के लिए जो एफर्ट नीतीश जी ने किया है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। यह बिहार हमारा लुटता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है और ये निकले हुए विपक्षी एकता को एक करने में, देश में अपने आप को नेता बनाने में, इनकी प्राथमिकता में जब बिहार है ही नहीं तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते। विपक्ष को एक करने की धुन में नीतीश लगातार बिहार की सीमाओं से बाहर भ्रमण पर है और बिहार की राजनीति में नीतीश खुद उलझ भी रहे हैं। लेकिन 2024 में बीजेपी हटाओ का संकल्प लिए नीतीश हर संभावना तलाश रहे हैं, हर हाथ का साथ ले रहे हैं।
जाति आधारित गणना पर कोर्ट में फजीहत और सवर्णों की नाराजगी चल रही है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से दलितों के मन बंटे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध के चलते हिंदू समाज में आक्रोश है और नई शिक्षक नियमावली से लाखों लोगों में रोष है। ये सबके बैठक होने से क्या होना है? कोई आज तक एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के लायक है? अरे ये तो मेमोरी लॉस सीएम है, स्वयं घोषित प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बाद बचता क्या है? बिहार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। ये टूरिज्म अपना पर्यटन का केंद्र खोल रखे हैं और लोगों को बुला बुला करके कि विपक्षी एकता, ये टाटा फिश हो जाएगा और कल होकर के मोदी जी के सामने ये चट्टान, उनका इतना बड़ा चट्टान है भारत की जनता कि वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगी। राजनीति है और इसका श्रृंगार ही आरोप प्रत्यारोप है। नीतीश कुमार इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई फॉर्मूलों पर बात हो चुकी है। किस राज्य में क्या रणनीति मोदी सरकार के खिलाफ होगी, इस पर भी कई बयान आ चुके हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी इनकी शक्ति मजबूत है, वहाँ अन्य अपोजिशन के साथियों को साथ मिलकर हो सकता है तो एक ही कैंडिडेट यहाँ नॉन बीजेपी की तरफ से दे सकते हैं। तो इस पर प्रयास करना, ये इशू पटना की मीटिंग में डिस्कस होगा। ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर। 23 जून को बिहार में तय होगा कि विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश में नीतीश कितना बदल पाए, कितना सियासत बदल पाएगी। बीजेपी भी हर कदम को देख रही है। रणनीतियों का दौर जारी है। चिंतन मंथन नए चरण में है। बीते एक साल से विपक्षी एकता को बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए नीतीश कुमार कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्ष के कद्दावर नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं ताकि सबको 2024 के चुनावों से पहले एक साथ एक मंच पर लेकर आए, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि जब तक सभी दल अपने सभी मतभेद मिटाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े नहीं होंगे, तब तक 2024 की चुनौती से निपटने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। यही जून था और साल था 1974। बिहार ने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। जेपी के नेतृत्व में कांग्रेस को छोड़कर सब साथ आ गए थे और देश की राजनीति बदल गई थी। फर्क इतना है कि जेपी व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ खड़े हुए थे और नीतीश सत्ता परिवर्तन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। दूसरे, जेपी आंदोलन की मुख्य धुरी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। नीतीश के तमाम साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगी है। नीतीश कुमार पूरे देश में भ्रमण कर करके सारी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं कि हम सबको एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ आकर। तो अगर इस तरह की लामबंदी हुई तब तो मुश्किल स्थिति आपके लिए खड़ी हो सकती है। जहां तक इकट्ठे होने का ताल्लुक है, ये ऐसा पहले भी हुआ। 2014 में भी एक गठबंधन बना था, फिर 2019 में महागठबंधन बन गया। मेरे स्वयं चुनाव में भी एक ही कैंडिडेट दूसरी तरफ से खड़े होते थे। लेकिन हमने देखा भारत के पिछले 9 वर्षों के इतिहास में आप देखिए, जब जब भी ये विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, जनता ने और अधिक विद वेंजियंस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि अब ये युवाओं का देश है। 70% से अधिक तो युवा वोटर हैं, वो तर्क के साथ चलते हैं। विपक्षी एकता के लिए इस बार बिहार की जमीन को चुना गया है। नीतीश कुमार हर जगह जा रहे हैं, इससे पहले तेजस्वी जी गए थे हर जगह और बातचीत कर रहे हैं। कितनी गुंजाइश आपको लग रही है कि विपक्षी एकता बन पाएगी 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, बिहार तो परिवर्तन की धरती रही है और जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, सत्ता परिवर्तन हुई है, ये इतिहास गवाह है। और विपक्षी एकजुटता की बैठक ममता दीदी ने ही प्रस्ताव दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि बिहार में ही रखा जाए
और गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की जो मुहिम है वो अब रंग ला रही है। जो लगातार पिछले 9 वर्षों से जिस लड़ाई को अब अंजाम तक पहुंचाने का समय आया है, और ये बिहार से शुरुआत हुई थी पिछले साल 9 अगस्त को, अब ये भाजपा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा और उसी दिन से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नीतीश की कवायद है कि विपक्षी दलों के आपसी मतभेद मनभेद मिटें और मोदी सरकार के खिलाफ सब एक छतरी के नीचे आ जाएं। जब वो नेताओं से मिलते हैं तो लगता है सब वैसा ही हो रहा है जैसा नीतीश चाहते हैं, लेकिन एक सूरत दूसरी भी है जो नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजनीति के 3 ध्रुव तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एक एनडीए, दूसरा यूपीए, तीसरे में कई चेहरे हैं। नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, मायावती। इसमें कई और चेहरे अभी अस्पष्ट हैं, जैसे जगन मोहन रेड्डी और खुद ममता बनर्जी। अब तक बीजेपी पर कटाक्ष किया जाता था कि आप लोग हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से अग्री कर रहे हैं। अगर जो इस समय आपके सारे ओपोनेंट्स एक साथ हैं वो वाकई साथ रह जाते हैं 2024 के लिए, परेशानी तो होगी पीयूष जी आप लोगों को? जरा भी नहीं होगी। आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी, वैसे तो आज के दिन ये स्थिति है कि बिहार तक में कोई वोट नहीं ला पाएंगे, पर बिहार की सीमा के बाहर कोई नेबरिंग सीट पे भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी, वो यूपी में ही उनका बुरा हाल है, यूपी के बाहर उनको कौन पूछता है? शरद पवार जी, उनके क्या महाराष्ट्र में जो स्थिति आज के दिन है, तो बाहर ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं कुछ रही तो बाहर क्या करेंगे? डीएमके, स्टालिन साहब को तमिलनाडु के बाहर तो कोई पहचानेगा भी नहीं। तो ये जो विपक्ष को मिलजुल के बात करने, काम करने की या चुनाव लड़ने की बात है, उससे कोई केंद्र सरकार के चुनाव के, केंद्रीय चुनाव के परिणाम में कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब गठबंधन में साथ आते साथियों की पार्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। शरद पवार की पार्टी में अजीत पवार के सुर भिन्न हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर ही घमासान रहता है और खुद जेडीयू के कई साथी नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। अब एक तीसरी तस्वीर भी देखिए। फिलहाल ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आने से साफ मना कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी पश्चिम बंगाल की राजनीति उन्हें इसके लिए विवश करती है। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश को लेकर नई शक्ल में समर्थन मांगने और देने का मोर्चा लगातार खोले हुए हैं, जिसमें साथ देने से कांग्रेस साफ इनकार कर चुकी है। केसीआर कांग्रेस से अलग अपनी राजनीति पहले ही जता और बता चुके हैं। कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद किसी गठबंधन की सूरत में नेतृत्व के मुद्दे पर समझौता करेगी या किसी दल में सिर्फ एक साथी बनकर रह जाने पर सहमत होगी। बीजेपी की 2 चीजें रहती हैं। वो कहती है कि आप लोग पीएम फेस पे नहीं डिसाइड कर पाएंगे, और दूसरा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही बात अटक जाएगी। क्या आपको लगता है कि उस दौर से आप लोग गुजर चुके हैं? देखिए, जब विपक्षी नेताओं एक जगह आते हैं, पहले तो बंद कमरे में बातें होती हैं, सारी बातें तो मीडिया को साझा नहीं की जा सकती, लेकिन जब एक मंच में आते हैं तो ये माना जाएगा कि पूरी तरह से माना जाएगा कि सारी बातें हो चुकी हैं लगभग, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है आप चिंता न करें, करीब करीब सारी बातें हो चुकी हैं। ये बड़ा ही सार गर्भित वाक्य है। इसमें अगर देखेंगे तो सारा कुछ है, तय है, और सब लोग एक जगह आ रहे हैं और एक जगह आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और जहां नेता की बात है, देखिए नेतृत्व का चयन, इतने नेता बैठेंगे तो वो कभी हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जब डिसाइड कर लिया गया कि भाजपा मुक्त भारत करने का, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का, उसके बाद जब नेता इतने बात पर सामने आ जाएंगे तो वो तो एक कभी भी नेतृत्व का मसला इन लोगों का हल हो जाएगा। और ये सबकी चेहरा नहीं है, ये नहीं है, चूंकि ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस का रुख जो है उसको लेकर ममता बनर्जी भी बोल चुकी हैं और आम आदमी पार्टी भी बोलती रहती है। इस चीज को लेकर कुछ स्पष्ट है? देखिए, एक परिवार में बहुत सारे भाई और सदस्य होते हैं, इसमें कि मत भिन्नता होती है, मगर सारे लोग एक साथ अगर रहते हैं, सारे लोग एक साथ अगर रहते हैं तो बाद में मिल बैठकर, परिवार पर जब बड़ा खतरा आता है तो वो मिल बैठ के चीजें तय हो जाती हैं। दरअसल बिहार की सीमित राजनीति के आधार पर जो आज नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा पहले भी कई बार हो चुका है। हमारा रैली अब
2019 से पहले कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई रैली तो महारैली थी, लेकिन क्या परिणाम हुआ चुनाव, सीटें और सत्ता में सहभागिता के नाम पर भी ये सबको पता है। राजनीति संभावनाओं और उम्मीदों का नाम है। नीतीश ने जब से बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, वो बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। साथ लाने और आने के सिलसिले चल रहे हैं। बिहार सुर्खियों में है विपक्षी राजनीति का नया केंद्र बनने को लेकर। केंद्र की राजनीति के कितने ही गठबंधन का सिरा बिहार की धरती से जुड़ा, बिहार की इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से जुड़ा, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल जो विपक्षी एकता को लेकर उठता है वो ये कि गठबंधन यूपीए होगा, यानी कि उसकी अगुवाई कांग्रेस द्वारा की जाएगी, या फिर एक तीसरा मोर्चा होगा। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। जनता अब जागरूक बन गई है, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। कर्नाटक के नतीजों ने कांग्रेस में नई जान भरी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर विपक्षी दलों के बीच कोई आम सहमति बनती है तो कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? विपक्षी गठबंधन के सामने पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, नए उत्साह में है, खुद को लीडिंग रोल में देख रही है, लेकिन एक नजर उन साथियों के मन को भी समझ लीजिए जो 23 जून के कार्यक्रम में शामिल हो। ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं उन सबको जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए। कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। बात सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि विपक्षी एकता के अलंबरदारों के सामने एक बड़ा काम ये भी होगा कि कांग्रेस के साथ अखिलेश, केजरीवाल और ममता को कैसे राजी करेंगे। सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ आने के लिए ममता कैसे मानेंगी, और अगर सब साथ आ भी गए तो क्या नेताओं के एक होने पर जमीनी स्तर पर वोट भी शिफ्ट कराया जा सकेगा? तो इससे बिखरी हुई पार्टी एक सरकार कैसे देगी, ये जनता देख रही है। जो परिवारनिष्ठ पार्टियां हैं वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के संदेश के जरिए एकता के सूत्र का सिरा अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन 23 जून की बैठक के साथ उसके सामने कई सवाल भी होंगे। 1. राहुल गांधी मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा बन सकेंगे या नहीं? 2. क्या यूपी में अखिलेश राहुल गांधी को लेकर सहज हो जाएंगे? 3. ममता बनर्जी क्या कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहेंगी? 4. क्या नीतीश राहुल के पक्ष में केसीआर और केजरीवाल जैसे नेताओं को साध पाएंगे? We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? राहुल गांधी अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं ताकि वहां के भारतीय समुदाय को अपने साथ कर सके। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? राहुल ने कर्नाटक में जीत दिलाकर कांग्रेस को फिर से बड़े फलक पर स्थापित जरूर कर दिया है, लेकिन ये साबित होना अभी बाकी है कि उनकी अपील भी राष्ट्रीय हो चुकी है। आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है।
राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। कर्नाटक को जीतकर कांग्रेस ने बहुत सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कौशल का, प्रशासनिक कौशल का नहीं। अभी तो ये भी साबित होना बाकी है कि राहुल राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई को कैसे शांत करेंगे, यूपी बिहार में कमजोर कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस को कैसे वापस लाएंगे। क्या विपक्ष के नेता उन्हें गंभीर मानने लगे हैं, ये सवाल है। कर्नाटक जीत के बाद राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है, ये भी सच है, लेकिन क्या विपक्ष उनकी लोकप्रियता की छाव में काम करने को तैयार है, ये बड़ा सवाल है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। जब जब पीएम मोदी के खिलाफ कौन का जिक्र आता है, ये सवाल सबसे बड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी सर्व स्वीकार्य हैं? कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर चेहरे तो बहुत नजर आए थे, लेकिन राहुल के नाम पर 2024 के लिए अब तक किसी ने हाँ नहीं कहा है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या कोई तीसरा मोर्चा भी आकार लेगा? कांग्रेस विजय के उत्साह में लबरेज ये विपक्ष राहुल के राजनीतिक भाग्य के लिए साथी भी है और चुनौती भी है। आरजेडी और जेडीयू मिलकर बिहार में अपनी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और साथ ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का जवाब विपक्ष की एकजुटता में एक साथ मिलकर तलाश रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अपने सवाल है। बीजेपी का सवाल यह है कि क्या नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्ष का ये महागठबंधन अटकेगा? – 2023 के आम चुनाव से पहले गठबंधन की नई प्रस्तावना लिखने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार सियासी गणित को सुलझाने में लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी मैजिक ने पिछले 9 साल में विपक्ष को बेचैन और परेशान दोनों कर दिया। एक वैचारिक चुनौती देश के अंदर यह आई है कि देश में विपक्ष एकजुट हो, और ऐसी स्थिति में ये उन्माद का रथ, मोदी जी का तो लालू जी और नीतीश जी ने 2015 में ही रथ रोक दिया था बिहार में। अब तो हमारा महागठबंधन का स्वरूप बदल गया और इसकी आवाज अब कर्नाटका तक पहुंच रही है। इसलिए यह निश्चित रूप से जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने मंतव्य दिया है वह समयोचित है। इस तथाकथित उन्मादी हुकूमत को नियंत्रित करना यह 2024 के लिए हमारे लिए चुनौती ही नहीं है, यह आवश्यक भी है। अभी की जो सूरत दिख रही है वो 2019 के ब्रिगेड मैदान की सूरत से बहुत अलग नहीं है, बल्कि कहा जाए तो अभी तक उस स्तर पर अधिकतर नेता साथ भी नहीं आए हैं। एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन फिलहाल गठबंधन की मीटिंग के लिए तैयार है। बंगाल से ममता बनर्जी होंगी, महाराष्ट्र से उद्धव गुट के नेता होंगे, लेफ्ट के भी कई नेता बैठक में हिस्सा लेंगे, डीएमके के नेता भी मौजूद रहेंगे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार होंगे, केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई। मुद्दों के ऊपर डिसाइड करें और हमारा आने वाला रोड मैप तय करें और कॉमन मिनिमम इश्यूज क्या रहेंगे उसके ऊपर जो है इसमें डिस्कशन हो। The same formula will continue. There is no change in formula. Of course, if there are more parties coming into our alliance, we may sit and discuss at that time. भारतीय जनता पार्टी को हराने की दिशा में अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 1-to-1 हो सके। लेकिन बैठक से पहले ही बैठक पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार भी ये बैठक होगी या नहीं? 2 बार तारीखें टल चुकी हैं। पहली बैठक 19 मई को होनी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर 12 जून को होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या इस बार की बैठक में सभी दल एक साथ आएंगे या फिर कोई नया बहाना बनाकर बैठक को टाल दिया जाएगा? और सवाल ये भी कि विपक्ष के पास 2024 के चुनाव के लिए मोदी के मुकाबले कौन सा ऐसा चेहरा है जो सरकार के 10 साल के जादुई तिलिस्म को तोड़ सके।
देखिए 24 का डगर सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता के लिए भी है। कर्नाटक के चुनाव ने एक चीज तो दिखाई ना कि आसमानी मुद्दे पे चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया का मुल्क बेहतर इसलिए नहीं करता है कि उसके यहाँ लंबी चौड़ी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च, वो तरक्की तब करता है जब लोग एक महफूज हवा में सांस ले, बेरोजगारी सवाल के रूप में विकराल ना हो, महंगाई नियंत्रण में हो, लोगों को अपने समान अवसर मिले। ये मैं समझता हूं महत्वपूर्ण तथ्य है और ये तथ्य ही आगे का रास्ता तय करेंगे। चाणक्य जी ने बहुत पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और समझौते हुआ करेंगे। ये ऐसे ही समझौते करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुन्मा जोड़ा, ऐसे बेमेल विवाह अपनी हनीमून को भी नहीं मना पाते हैं और शादी टूट जाती है। नीतीश कुमार अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर एक नया सियासी माहौल तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास को तृणमूल कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस की कद्दावर नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा को जेडीयू में शामिल कर लेते हैं, जबकि कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देते हैं। अडानी मामले में कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछती है तो उधर शरद पवार क्लीन चिट दे देते हैं। यानी साथ भी है और दुश्मनी भी है, गठबंधन बनाने के दावे भी हैं और नियत अटकी है एक दूसरे के वोट बैंक पर। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है, एक अनार है 100 बीमार है, समझे ना। और सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व कौन करेगा? विपक्ष के पास में कोई लीडर है नहीं, ये सब दिवा स्वप्न है, इसलिए विपक्ष कभी इकट्ठा नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से हमारी जीत होगी और तीसरी बार देश में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इससे आगे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी बोल रही है एक अनार 100 बीमार है। नीतीश कुमार ने कभी खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है और उनकी पार्टी के नेता कई बार उन्हें पीएम मटीरियल बोल चुके हैं। राहुल गांधी के नाम के अलावा कांग्रेस को कोई और स्वीकार नहीं। ममता बनर्जी बंगाल जीतने के बाद पीएम मोदी के सामने अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा मानती है और 2 राज्यों में जीत के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अलावा किसी और का नाम सुनना नहीं चाहती। हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर चुनाव में रौनक आ गई है, खासकर महागठबंधन की राजनीति में। इतने चेहरे, इतने मोहरे और इतने पैंतरे खुलते जा रहे हैं कि पूछिए मत। जब तक कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी की चाल को समझ पाती है, तब तक सामने वाला एक कदम और आगे बढ़ चुका होता है। विपक्षी एकता का जब सवाल उठता है तो कई सारे सवाल उससे जुड़े उठ जाते हैं, कुछ संशय से भी भरे रहते हैं। मसलन ये कि जो सारे विपक्षी दल एक साथ आते हैं उनमें से बीजेडी अगर संसद भवन के जब उद्घाटन समारोह होता है उसमें बाकियों से अलग शामिल होने का फैसला लेता है, तो ये जरूर चर्चा का विषय होगा कि 1 साल अभी बाकी है, ये एकता कितनी बनेगी, कितनी बचेगी। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। उद्घाटन की इस तस्वीर ने 2024 की तस्वीर बना दी है। ये बता दिया है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। इस मौके पर जो नहीं पहुंचे
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो पहुंच गए उन्होंने कम से कम विपक्ष के बहिष्कार दांव से खुद को दूर रखा। कांग्रेस इस बात पर खुश थी कि 9 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी मुद्दे पर 20 से ज्यादा दल विपक्षी मोर्चे में एकजुट होकर एक साथ आए थे। 2004 में एनडीए को रोकने के लिए 14 दलों ने मिलकर यूपीए बनाया था, लेकिन संसद के उद्घाटन के वक्त 21 दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहिष्कार के नाम पर जुटे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो आगे भी एक रहेंगे या फिर सिर्फ मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन के खिलाफ बना गठबंधन 2024 का चुनाव आने तक बिखर जाएगा। नई संसद के बहाने विपक्ष ने 2024 पर दांव खेलने की कोशिश की। बहिष्कार वाली सियासत की झलक पिछले दिनों दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी दिखाई दी। ममता, नीतीश, केजरीवाल, स्टालिन समेत 10 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा किया। बहिष्कार पर सवाल हुआ तो इन नेताओं ने केंद्र पर हमला कर दिया। लेकिन एक सच ये भी है कि संसद उद्घाटन के नाम पर एनडीए के करीब वो दल आ गए जो दूर हो गए थे, और वो भी करीब आ गए जो यूपीए से चिपके हुए थे। मायावती की पार्टी ने सीधे बहिष्कार करने वाले दलों को गलत कहा, मतलब संसद मुद्दे पर कम से कम पीएम मोदी के साथ थे। आंध्र प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने खुलकर नई संसद के उद्घाटन का समर्थन किया। नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, मतलब यूपीए खेमे से बाहर। ओडिशा की नवीन पटनायक की पार्टी भी पीएम मोदी के समर्थन में थी। सबसे अहम बात, कर्नाटक की जेडीएस और पंजाब के अकाली दल बादल का सरकार को समर्थन था और इसे सियासी सरप्राइज माना गया था। 7 ऐसे दलों ने मोदी सरकार का समर्थन किया जो अभी एनडीए में शामिल नहीं है। अब सवाल सीधा है कि 2024 तक 20 दलों का गठबंधन क्या बना रहेगा, क्योंकि बैठक से पहले ही ये गठबंधन बिखरने लगा है। कई चेहरों ने अपना रंग बदल लिया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दमदार जीत मिली और इसके साथ ही एक नया विमर्श भी रहा कि क्या विपक्ष जो एकजुटता की कोशिश कर रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का किरदार रहेगा, और रहेगा तो कितना रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बगैर क्या एक ऐसा सफल गठबंधन हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्र में चुनौती दे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। कांग्रेस में ये दिन बहुत इंतजार के बाद आए हैं। अरसे बाद कांग्रेस की बगिया में जीत की बहार आई है। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक के तौर पर दूसरी बार जीत की संजीवनी मिली है, और वो भी सीधे मुकाबले में बीजेपी को हराकर। कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह कर लिया है। दक्षिण भारत का सूखा एक तरह से खत्म हो गया है। खाली झोली में कम से कम एक राज्य की जीत तो आई है, लेकिन इस जीत के साथ 2 सवाल सियासी आसमान में तैरने लगे। पहला सवाल, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस स्वीकार है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन संभव है? क्या इस बात को लेकर अभी कोई आम राय है कि तीसरा मोर्चा या यूपीए, यानी कांग्रेस युक्त या बिना? ये दूसरा तीसरा नहीं, ये मेन मोर्चा होगा। मेन मोर्चा, फर्स्ट मोर्चा, और ये जो फर्स्ट मोर्चा होगा यही 2024 में भाजपा को सशक्त देगा। जरा एक गणित ये भी समझिए। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां 42 सीटें हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और लोकसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और लोकसभा की 13 सीटें हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 40 सीटें हैं। केसीआर की सरकार तेलंगाना में है और वहां 17 सीटें हैं। डीएमके की सरकार तमिलनाडु में है और वहां 39 सीटें हैं। इन 158 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं है। बिहार, तमिलनाडु में गठबंधन को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई वजूद तक नहीं। लेकिन एक कांग्रेस ही है जो सबको जोड़ सकती है, क्योंकि पूरे देश में एक यही पार्टी है जिसका जनाधार कहीं कम कहीं ज्यादा है। वरना नीतीश हो या फिर केजरीवाल, ममता हो या केसीआर, सब एक चौहद्दी तक ही सीमित हैं। कर्नाटक के नतीजों से एक संकेत ये तो मिलता है कि कांग्रेस दक्षिण में मजबूत हो रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असर कर गई है।
लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि राहुल 2024 में मोदी के खिलाफ सर्वमान्य चेहरा होंगे? इसमें संशय है। इसलिए जब कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं आएंगे, तो बैठक को टाल दिया जाता है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक की कामयाबी से खुद को खड़ा रखने की जगह बनाई है, लेकिन सवाल है कि क्या कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों के लिए लंबी दौड़ की ताकत मिलेगी? हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।